Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start unit number 3, transport systems in plants and animals. पौधों और जानवरों में निज़ाम तरसील। इस यूनिट में हम देखेंगे कि इंसान एक एनिमल की पूरी बॉडी में और एक प्लांट की बॉडी में फ्लूइड ब्लड या वाटर किस तरह से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, कैसे घूमता है और ये किस सिस्टम के तहत होता है और वो सिस्टम किन किन ऑर्गन्स या पार्ट्स से मिलकर बना है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 20। The circulatory system. The heart is a muscular pump. Heart, दिल एक पंप होता है जो कि गोश्त का बना होता है, जिसमें कोई हड्डी नहीं होती। It pushes blood around the body through tubes called blood vessels. ये खून को हमारे पूरे जिस्म में धकेलता है या पहुंचाता है नालियों के ज़रिए से, जो कि ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ कहलाती हैं। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ऐसी खून की नालियाँ हैं जो कि जो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड। इनकी दीवारें मोटी होती हैं ताकि ये खून के ज़्यादा दबाव को सह सकें, बर्दाश्त कर सकें। याद रहे, जब दिल से खून निकलता है और आर्टरी में जाता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आर्टरीज़ की दीवारें मोटी होती हैं। दे यूजुअली लाई डीपली एम्बेडेड इनसाइड द बॉडी। ये अमूमन जिस्म के अंदर बहुत गहराई में पाई जाती हैं। आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल थिन वॉल्ड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टरीज तकसीम होकर छोटी और पतली दीवारों वाली नालियाँ बनाती हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज पेनिट्रेट इनटू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। कैपिलरीज जिस्म में मौजूद तमाम टिश्यूज तक पहुँच जाती हैं। The transfer of food, gases and excretory materials between the blood and the cells take place by diffusion through the thin capillary walls. हमारे जिस्म में होने वाले जितने भी तबादले हैं खून और खुलियों, ब्लड और सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ फूड हो रहा है यानी खुराक का तबादला, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, या एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ये सब डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है और ये डिफ्यूजन कैपिलरी की पतली दीवारें करती हैं। कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज जुड़ती हैं और वेन्स बनाती हैं, विच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट। वेन्स खून को वापस दिल तक लेकर आती हैं। वेन्स आर वाइडर देन आर्टरीज एंड हैव थिनर वॉल्स। वेन्स आर्टरीज की निस्बत चौड़ी होती हैं और इनकी दीवारें पतली होती हैं। दे हैव वॉल्व्स। इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं टू मेक श्योर, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं दैट द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, कि खून सिर्फ एक सिमत में ही बहे। The blood pressure in the veins is usually low. अमूमन वेन्स के अंदर खून का दबाव कम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा रही हैं। आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं, मोटी दीवारें होती हैं, और ये
हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी तक पहुंचाती हैं। आर्टरीज कैपिलरी बना देती हैं। कैपिलरीज के अंदर से ब्लड होता हुआ तमाम टिश्यूज़ तक जाता है। वहाँ से फिर कैपिलरीज मिलकर वेन बनाती हैं जो कि थिन वॉल्ड यानी पतली दीवारें में रखती हैं और वेन से होता हुआ ब्लड दोबारा हार्ट तक वापस आ जाता है। पेज नंबर 20, पैराग्राफ 2, द हार्ट, दिल। योर हार्ट इज द साइज ऑफ योर क्लिंच्ड फिस्ट। आपके दिल का साइज आपकी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ये ख़ास किस्म के मसल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है। इट्स फंक्शन इज़ टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून को पहुंचाना है। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। दिल के 4 खाने या 4 हिस्से होते हैं और हर एक को हम चैम्बर कहते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर के 2 चैम्बर्स एट्रिया कहलाते हैं। द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स और नीचे के 2 हिस्से या चैम्बर्स वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। पेज नंबर 20, पैराग्राफ 3, हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड। दिल खून को कैसे पंप करता है। द हार्ट पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। दिल खून को पंप करता है सिकुड़कर और रिलैक्स होकर, सिकुड़कर और पुरसुकून होकर। When the heart is relaxed, जब दिल पुरसुकून होता है, both sides यानी दोनों साइड से fill up with blood खून से भर जाता है from the veins जो कि veins से आता है। Then the atria contract, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सिकुड़ते हैं and blood is forced into the ventricles थ्रू द वॉल्व और वॉल्व्स के ज़रिए से खून को एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचा दिया जाता है। अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लेटर द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। एक लम्हे के बाद वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द वॉल्व्स बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स क्लोज। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वॉल्व्स बंद हो जाते हैं एंड ब्लड इज़ पुश्ड इनटू द आर्टरीज और खून को वेंट्रिकल से आर्टरी में धकेल दिया जाता है। द हार्ट रिलैक्सेस, दिल पुरसुकून होता है अगेन फिर से एंड फिल्स अप विद ब्लड और खून से भर जाता है। इस चीज़ को हम रिपीट करते हैं। ब्लड वेन्स से दोनों साइड के एट्रियम्स में आता है। जब हार्ट पुरसुकून होता है, रिलैक्स होता है, एट्रियम या एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वॉल्व्स खुल जाते हैं और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ जाता है। जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वॉल्व्स बंद हो जाते हैं और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को वेंट्रिकल से आर्टरी में धकेल दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरी में जाता है, हार्ट रिलैक्स हो जाता है और एट्रियाज फिर से ब्लड से फिलअप होना शुरू हो जाते हैं। One complete contraction and relaxation is called a heartbeat. एक मुकम्मल पुरसुकून और सिकुड़ने का अमल हार्ट बीट या दिल की धड़कन कहलाता है। The heart
normally beats about 70 times in a minute when you are resting. जब आप आराम की हालत में होते हैं तब एक आम इंसान का दिल या एक नॉर्मली 70 मरतबा 1 मिनट में 70 मरतबा बीट करता है, धड़कता है, बट इट इंक्रीजेस टू वेल ओवर 100 टाइम्स, लेकिन ये 100 दफ़ा बढ़ जाता है, 70 से 100 दफ़ा पे चला जाता है 1 मिनट के अंदर ड्यूरिंग फिज़िकल एक्टिविटीज़ और एक्साइटमेंट, जब हम कोई वर्जिश करते हैं या पुरजोश हालत में होते हैं। पेज नंबर 20, पैराग्राफ 4, हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारी। The heart needs food and oxygen in order to keep working properly. दिल को खुराक और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपना काम बाकायदगी से करते रहने के लिए। The arteries which supply blood carrying food and oxygen to the heart are called coronary arteries. वो आर्टरीज या वो खून की नालियाँ जो कि खून के ज़रिए से दिल तक खुराक और ऑक्सीजन पहुँचाती हैं, कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। इफ़ दीज आर्टरीज बिकम ब्लॉक्ड, अगर ये आर्टरीज बंद हो जाती हैं, द रिज़ल्ट इज़ हार्ट डिजीज़, तो नतीजे में दिल की बीमारियां हो जाती हैं। पेज नंबर 21, कोलेस्ट्रॉल, a fatty substance can stick to the walls of an artery and make it narrow, thereby slowing down the flow of blood in it. पीछे हम पढ़ चुके हैं कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस यानी कि तेल से बना हुआ एक ऐसा मवाद या मटेरियल होता है जो आर्टरीज़ के अंदर की तरफ चिपक जाता है और आर्टरीज़ को तंग कर देता है। आर्टरीज़ यानी खून की नालियों को अंदर से तंग कर देता है, जिसकी वजह से आर्टरीज़ के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड, खून का बहाव कम हो जाता है या आहिस्ता हो जाता है। बिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन ब्रेक ऑफ इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कोलेस्ट्रॉल के छोटे टुकड़े टूटकर खून में शामिल हो जाते हैं एंड ब्लॉक नैरो ब्लड वेसल्स, और खून की तंग नालियों को बंद कर देते हैं। दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड अ थ्रोम्बोसिस। इस तरीके से बंद होने वाली, इस तरह से जब वो नाली को बंद करते हैं तो इस ब्लॉकेज को, इस रुकावट को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इफ़ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम्स पार्शली ब्लॉक्ड, अगर एक कोरोनरी आर्टरी आधी बंद हो जाती है, पार्शली मीन हाफ, आधी बंद हो जाती है, द हार्ट मसल्स गेट्स टू लिटिल फूड एंड ऑक्सीजन, तो दिल के यानी हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और फूड बहुत कम अमाउंट में मिलता है। द रिज़ल्ट इज़ स्वेयर पेन इन द चेस्ट, जिसका नतीजा छाती में शदीद दर्द है, कॉल्ड एंजाइना, जिसे एंजाइना कहा जाता है। अ थ्रोम्बोसिस इन द कोरोनरी आर्टरी इज़ कॉल्ड अ हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट अटैक होता है। द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, जिसमें दिल धड़कना बंद हो जाता है, लेकिन विद द राइट ट्रीटमेंट, सही इलाज से, द हार्ट कैन बी फोर्स्ड टू स्टार्ट बीटिंग अगेन, दिल को दोबारा से धड़काया जा सकता है। पेज नंबर 21, हार्ट सर्जरी, दिल की सर्जरी। द हार्ट इज़ अ मसल एंड नीड्स ऑक्सीजन जस्ट लाइक एनी अदर मसल्स। दिल एक मसल होता है, एक पट्टा है, और उसको भी दूसरे तमाम मसल्स की तरह ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट नीड्स इट्स ओन सप्लाई ऑफ ब्लड, इसको इसकी अपने खून की सप्लाई की या तरसील की ज़रूरत होती है।
It receives its blood supply through arteries in the walls of the heart called coronary arteries. ये खून इसको आर्टरीज के ज़रिए से मिलता है जो कि दिल की दीवारों के साथ मौजूद होती हैं और कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। विद टाइम, वक्त के साथ, फैट डिपॉजिट्स माइट बिल्ड अप इन दीज एंड कॉज ब्लॉकेज। इन आर्टरीज में या इन नालियों में चर्बी इकट्ठी हो जाती है या ऑयल इकट्ठा हो जाता है और नालियों को बंद कर देता है। इफ़ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड, अगर एक कोरोनरी आर्टरी बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, सर्जन्स कैन बायपास द ब्लॉकेज। सर्जन्स उस ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए बायपास करते हैं यूजिंग अ पीस ऑफ वेन, जिसमें वेन का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है, टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स लेग, जो कि मरीज़ की टांग से निकाला जाता है। द ट्रांसफर्ड पीस इज़ कॉल्ड अ ग्राफ्ट। मरीज़ की टांग से जो वेन का टुकड़ा निकालकर कोरोनरी आर्टरी की जगह पर लगाया गया है, वो टुकड़ा ग्राफ्ट कहलाता है। The valves in the heart can wear out or fail due to disease. किसी बीमारी की वजह से दिल के वॉल्व्स ख़राब हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, काम नहीं कर रहे होते। They can be replaced, उनको तब्दील किया जाता है with plastic valves, प्लास्टिक के बने हुए वॉल्व्स के ज़रिए से। Several things can affect the rate at which the heart beats. दिल जिस रेट पे, जिस मुनासबत से धड़कता है, उस चीज़ पर बहुत सी चीज़ें असर डालती हैं। An artificial pacemaker is placed under the skin of the patient to control the heartbeat. दिल की धड़कन को काबू में रखने के लिए मरीज़ की जिल्द के नीचे एक मसनूई पेसमेकर लगा दिया जाता है जो कि हार्ट बीट या धड़कन को काबू में रखता है। फॉर सम हार्ट पेशेंट्स, कुछ दिल के मरीज़ों के लिए देयर इज़ ओनली वन होप ऑफ सर्वाइवल, ज़िंदगी की या बच जाने की सिर्फ एक उम्मीद होती है। रिसीविंग अ हेल्दी हार्ट फ्रॉम एन अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स से एक सेहतमंद दिल हासिल करना। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट कहलाता है। द ऑपरेशन टेक्स अप टू 5 hours, ऑपरेशन में करीबन 5 घंटे लगते हैं। More than 50% of heart transplant patients gain an extra 5 years of life. तकरीबन 50% से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स या मरीज़ों को 5 साल की ज़िंदगी इजाफी मिल जाती है या वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। Page number 21, paragraph 3. How heart disease can be avoided. दिल की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? By avoiding foods, इस ऐसी खुराक से इज्तनाब करके, such as जैसा कि रेड मीट, गोश्त, बटर, मक्खन, एग्स, अंडे, फैट, चर्बी एंड फ्राइड फूड्स और तली हुई खुराक विच हैव हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। बाय ईटिंग मोर पोल्ट्री, ज़्यादा चिकन खाकर, फिश मछली, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और ताज़ा फल और सब्जियां खाकर। बाय सेइंग नो टू स्मोकिंग, तंबाकू नोशी से बचकर। बाय एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, और बाकायदगी से वर्जिश करके। पेज नंबर 21, पैराग्राफ 4, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, पौधों में तरसील का निज़ाम। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी और नमकियात को या मिनरल्स को
जज़्ब करती हैं। These substances are then transported to the stem and to the leaves where they are used in many processes. ये मवाद या ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, पहुंचा दी जाती हैं टू द स्टेम तने तक एंड टू द लीव्स और पत्तों तक, वेयर जहाँ इनको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर इज कंबाइंड with carbon dioxide to form sugar by photosynthesis. पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है शुगर बनाने के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। And minerals are used in the manufacture of proteins and other complex chemicals. और मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोटीन्स और दूसरे पेचीदा केमिकल्स बनाने के लिए। These end products are then transported to other parts of the plant. End products यानी फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो चीज़ें बनी हैं हमारे पास, उनको पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है, where they may be stored जहाँ पर इनको ज़ख़ीरा किया जाता है, और used in the growth of new tissues या इनको इस्तेमाल कर लिया जाता है नए बनने वाले टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए। पेज नंबर 22, वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स। पौधों में वेस्कुलर सिस्टम या नालियों का निज़ाम। Substances move from one part of the plant to another through a system of narrow tubes known as vascular tissues. चीज़ें पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं नालियों के एक तंग निज़ाम के ज़रिए से, जिन्हें वेस्कुलर टिश्यूज़ कहा जाता है। There are two types of vascular tissue. यहाँ वेस्कुलर टिश्यूज़ की दो किस्में होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। Xylem is a tissue which is made up of tubes called xylem vessels. Xylem ऐसा टिश्यू है जो कि xylem vessels से मिलकर बना है। In tall trees, बड़े दरख्तों में xylem vessels में be over 30 meters long. xylem नालियाँ तकरीबन 30 मीटर लंबी होती हैं। Xylem vessels form a transport system through which water and dissolved minerals move. Xylem vessels मुहैया करते हैं पौधे के तमाम हिस्सों तक पानी और हलशुदा नमकियात फ्रॉम द रूट्स जड़ों से लेकर थ्रू द स्टेम तने के ज़रिए से एंड इनटू द लीव्स पत्तों तक। Xylems form the hard woody skeleton of plants. Xylem पौधों का सख्त लकड़ीदार ढांचा बनाता है। Phloem is a tissue. Phloem ऐसा टिश्यू है which is made up of long cells जो कि लंबे सेल्स से लंबे खुलियों से मिलकर बना है। The cross walls between the cells are perforated like a sieve and so phloem tubes are also called sieve tubes. इसके दरमियान में मौजूद क्रॉस वॉल्स यानी कि वो दीवारें जो इनके बीच में सेल्स को काटती हैं, वो एक सीव की तरह से एक्ट करती हैं, एक खाली हिस्से की तरह से एक्ट करती हैं, इसीलिए फ्लोएम ट्यूब्स को हम सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। सीव ट्यूब्स फॉर्म आ ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू विच फूड मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सीव ट्यूब्स तरसील का ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसके ज़रिए से खुराक एक हिस्से से खुराक बनती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान मूव्स फ्रॉम द लीव्स पत्तों से निकलती है टू द स्टोरेज एरियाज़ और उन जगहों पर जाती है जहाँ पे उसे ज़ख़ीरा किया जाता है, सच एज़ रूट्स जैसे कि जड़ें, फ्रूट्स फल, सीड्स बीज एंड द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और पौधे के उगने वाले हिस्सों तक।
Page number 22, paragraph 2. Absorption of water by the roots. Absorption जज़्ब करना. Absorption of water by the roots means के जड़ों का पानी को जज़्ब करना. The absorption of soil water is done by the root hairs. मिट्टी से पानी का जज़्ब होना रूट हेयर्स के ज़रिए से होता है. Which occur in a small zone a short distance behind the root tip, जो कि रूट टिप से थोड़ा सा ऊपर के फासले पर एक छोटे से इलाके या एरिया में पाए जाते हैं. Each root hair is only a part of a cell. हर रूट हेयर सिर्फ एक सेल का एक हिस्सा होता है. However, the vast number of root hairs brings about a very large increase in the absorbing area of the root. बहुत थोड़ी तादाद में रूट हेयर्स एक बड़ी तादाद में जड़ के इलाके या जड़ के आसपास के एरिया में मौजूद पानी को जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं. Water which is absorbed by the root hairs, पानी जो रूट हेयर्स के ज़रिए से जज़्ब होता है फ्रॉम द सेल टू सेल passes from cell to cell until it reaches the xylem vessels in the center of the root. जब पानी जड़ों के अंदर रूट हेयर्स के ज़रिए से एंटर होता है तो वो हर एक सेल में से एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे सेल में से गुजरता हुआ यहाँ तक के सेंटर में रूट के सेंटर में मौजूद जाइलम्स तक पहुँच जाता है. इन प्लांट्स वाटर इज मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम वेसल्स. पौधों में ये वाटर ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर जाइलम वेसल्स के ज़रिए होती है विच आर अरेंज्ड, जो कि तरतीब हुई होती हैं टू फॉर्म लॉन्ग कॉलम्स, लंबे कॉलम्स की सूरत में विच आर कॉन्टीन्यूस फ्रॉम द रूट्स टू द टॉप ऑफ प्लांट्स, जो कि पौधे की जड़ों से लगातार ऊपर तक ऊपरी हिस्सों तक जाती हैं. पेज नंबर 22, पैराग्राफ 3. फ्लो ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स. पौधों में पानी का बहना या पानी का बहाव. हमने देखा कि पानी को रूट्स ने कैसे एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाया. अब वो पानी प्लांट तक पहुंच गया है, प्लांट में मौजूद है. अब वो पानी कैसे प्लांट के सब पार्ट्स में फ्लो करेगा ये हम देखेंगे. वाटर फ्लोज इन अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम थ्रू आउट अ प्लांट. पानी एक पौधे में एक लगातार बहाव की सूरत में बहता है. इट एंटर्स थ्रू द रूट्स एंड फ्लोज अप द जाइलम वेसल्स ऑफ द रूट एंड स्टेम टू द लीव्स. ये जड़ में दाखिल होता है, वहाँ से बहता हुआ जाइलम के ज़रिए से रूट, स्टेम और लीव्स तक पहुँचता है. इट डिफ्यूजेज आउट ऑफ द स्टोमेटा और डिफ्यूजन के ज़रिए से स्टोमेटा से निकल जाता है. स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स. स्टोमेटा ज़्यादातर पत्ते की निचली सतहों पर पाए जाते हैं. Evaporation of water from the leaves is the main force which moves water through a plant. पानी का पत्ते में से evaporate होकर निकल जाना वही ताकत होती है जो कि पानी को पौधों में मूव करवा रही होती है, हरकत करवा रही होती है. This evaporation of water from the leaves is called transpiration. पानी का पत्तों में से भाप बनकर निकल जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है. पेज नंबर 23, पैराग्राफ 1. फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड्स. वो चीज़ें जो कि ट्रांसपायरेशन रेट के ऊपर असर डालती हैं या जिन पे ट्रांसपायरेशन मुनहसर करती है. सबसे पहले विंड, हवा. द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज फास्टर एज द वाटर वेपर इज ब्लोन अवे व्हाइल पासिंग आउट ऑफ द लीव्स.
रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यानी कि पत्तों से पानी का इवेपोरेट होना, निकल जाना तेज़ होता है जब वाटर वेपर्स बहुत तेज़ी से पत्तों के पास से गुजरते हैं। यानी जब हवा तेज़ होती है ट्रांसपायरेशन रेट भी तेज़ होता है, फास्ट होता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत। ऑन अ वार्म डे वाटर इवेपोरेट्स फास्ट। जिस दिन गर्मी ज़्यादा होगी उस दिन ज़्यादा वाटर एवेपोरेट होगा या वाटर तेज़ी से एवेपोरेट होगा, यानी पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हाई टेम्परेचर में ट्रांसपायरेशन रेट हाई होगा, इंक्रीज होगा। नंबर 3 थर्ड फैक्टर जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट पे अफेक्ट करता है वो है ह्यूमिडिटी यानी नमी। ऑन अ रेनी डे एक बारिश के दिन में यानी जिस दिन बारिश है द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज स्लोअर। वाटर एवेपोरेशन पत्तों से जो हो रही है वो उसकी स्पीड आहिस्ता होगी क्योंकि गर्मी नहीं है, बारिश है, मौसम ठंडा है। टाइम ऑफ डे दिन का वक्त। स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड यूजली क्लोज्ड एट नाइट। स्टोमेटा जो कि पत्ते की निचली सतह पर मौजूद होते हैं वो दिन के टाइम खुले होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है। जबकि नाइट टाइम में स्टोमेटा बंद होते हैं और इवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। दैट्स वाई डे टाइम में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू नाइट टाइम। पेज नंबर 23 पैराग्राफ 2 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। पिछले पेज में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स देखा, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स। फूड सब्सटेंसेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लीव्स। खुराक के हिस्से या खुराक के जो जुज़ होते हैं वो पत्ते बनाते हैं या पत्तों में बनते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड और वहाँ से तरसील कर दिए जाते हैं या ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं फ्रॉम देयर टू अदर एरियाज बाय द फ्लोएम टिश्यूज़। वहाँ से दूसरी जगहों पर पौधे के दूसरे पार्ट्स में फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए से। द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम द लीव्स टू स्टोरेज एरियाज आर ग्रोइंग पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। प्लांट्स ने जो शुगर यानी ग्लूकोज बनाया है और उसके अलावा दूसरे जो फूड सब्सटेंसेस बनाए हैं उनको लीव्स से उनके दूसरे पार्ट्स तक, लीव्स से दूसरे प्लांट के पार्ट्स जो कि या तो ग्रो कर रहे हैं या जहाँ पे वो फूड स्टोर करना है, उन पार्ट्स तक पहुँचाने का प्रोसेस ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ग्लूकोज फॉर एग्जाम्पल moves from the leaf where it is made during photosynthesis। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान पत्ते में बनता है और फिर उसको वहाँ से ले जाया जाता है अपवर्ड थ्रू द फ्लोएम सीव टिश्यू ट्यूब्स इन द स्टेम। उनको अब वो जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बन गया है उसको फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब्स के ज़रिए से स्टेम के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर डेवलपिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स नए बनने वाले पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। इट ऑल्सो मूव्स डाउनवर्ड। उसके अलावा ग्लूकोज नीचे की तरफ भी जाएगा इनटू द ग्रोइंग रूट टिप्स, जहां पे नई उगने वाली जड़ें पाई जा रही हैं। पेज नंबर 23 पैराग्राफ 3 गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों में गैसों का तबादला। ऑल प्लांट्स ब्रीथ थ्रू आउट द डे एंड नाइट। तमाम पौधे सारा दिन और रात सांस लेते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात के वक्त पौधे ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम दिन के वक्त हाउएवर द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, जिस भी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है,
by green plants as a result of respiration is immediately used up for photosynthesis. दूसरे एनिमल्स ने जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस किया उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है दिन के टाइम ग्रीन प्लांट्स उसको इनटेक करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। हवा से ऑक्सीजन, हवा जो है वो ग्रीन प्लांट्स के पत्तों में, सब पौधों के पत्तों में जाती है थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए दैट यूजुअली अक्कर अबंडेंटली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ मोस्ट लीव, जो ज़्यादातर पत्तों के निचली सतह पर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, जब स्टोमेटा खुले होते हैं, एयर पास थ्रू देम, हवा इनसे गुजरती है एंड एंटर्स द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द लीव, और वो पत्ते के अंदर मौजूद खाली जगहों में चली जाती है। ऑल ऑफ विच आर कनेक्टेड विद वन अनदर, पत्ते के तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। द ऑक्सीजन ऑफ दिस एयर देन डिफ्यूजेज इनटू द सेल्स ऑफ द लीव, अब उस हवा में मौजूद ऑक्सीजन पत्ते के सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगी, सेल्स के अंदर आ जाएगी एंड इज़ यूज्ड फॉर रेस्पायरेशन, और उस ऑक्सीजन को रेस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर मटेरियल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे मटेरियल्स की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडाइज किया जाता है एंड ब्रेकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज कर दिया जाता है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। पेज नंबर 24। द कार्बन डाइऑक्साइड सो फॉर्म्ड diffuses from the leaf cells into the intercellular spaces। ओके, अब हमने यहाँ देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई पौधे के अंदर, वो डिफ्यूज़ करके लीफ सेल्स से दोबारा इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी सेल्स के बिटवीन जो एम्प्टी स्पेसेस थी वहाँ आ जाएगी एंड फाइनली स्केप्स और बाहर निकल जाएगी थ्रू द स्टोमेटा इनटू द सराउंडिंग एयर, हवा में मौजूद हवा के अंदर चली जाएगी स्टोमेटा के ज़रिए से। A portion of it may be retained in the cells and used for photosynthesis। इसका एक हिस्सा वापस सेल्स के अंदर ले लिया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। Growing areas such as buds, germinating seeds and the stem and root tips respire actively। वो एरियाज जहाँ जो कि उग रहे होते हैं, नए उगने वाली कलियाँ, नए उगने हुए बीज, जड़ और तने के सिरे जहाँ पे जो उग रहे होते हैं, जिनमें ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली हो रही होती है, वहाँ पे रिस्पायरेशन एक्टिवली होती है। रिस्पायरेशन प्लांट्स रात के टाइम करते हैं और ट्रांसपायरेशन वो डे टाइम में करते हैं। ये पूरा प्रोसेस मेनली रिस्पायरेशन को बता रहा है। पेज नंबर 24। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन की अहमियत। द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपायरेशन का अमल ज़रूरी है या अहम है बिकॉज क्योंकि इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, ये पानी और नमकियात को मिट्टी से लेकर पत्तों तक पहुंचाता है। इट कीप्स द सेल टर्जिड सो दैट दे कैन सपोर्ट द प्लांट्स, ये पौधे के सेल्स को सख्त रखता है ताकि वो प्लांट को, पौधे को सहारा दे सकें, उसे सपोर्ट कर सके। द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स कीप्स देम कूल इन हॉट वेदर, पत्तों से वाटर का एवेपोरेट होना यानी निकल जाना उनको गर्मी के मौसम में या गर्म मौसम में ठंडा रखता है।